के प्लांट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मदद से इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रांग इंडस्ट्रियल बेस तैयार कर लिया और फूड ग्रेन्स के मामले में अब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट था, यानी कि अपने लाइवलीहुड के लिए इंडिया सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर सकता था। लेकिन अभी भी इंडिया के पॉपुलेशन का एक मेजर पोर्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर पर डिपेंड था अपने लाइवलीहुड के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से लोगों के जेब में पैसा आया और इसकी वजह से उनकी स्पेंडिंग पावर जो थी, स्पेंडिंग कैपेसिटी थी, वो इंक्रीज करने लगी। और 1991 में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आया बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके और इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में लाना पड़ा और इस नए इकोनॉमिक रिफॉर्म को हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो मैं हूं अमित तिवारी, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी पॉलिसी, जैसा कि नाम है, लग रहा होगा टेक्निकली बहुत टेक्निकल है, बट है बहुत आसान। हम एक एक करके देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज को क्यों अडॉप्ट किया आफ्टर 1991। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देखते हैं कि इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के पीछे क्या क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला जो रीजन था वो था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले चैप्टर में हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उनको पब्लिक सेक्टर के हाथों में दे रखा था। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि ब्रेड से लेके और छोटी छोटी कंज्यूमर गुड्स की चीजें भी पब्लिक सेक्टर्स की कंपनीज ही बना रही थी। यहां तक कि जो प्रोडक्ट्स, जो कमोडिटीज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बना सकती थी, उन प्रोडक्ट्स या उन कमोडिटीज को भी पब्लिक सेक्टर फर्म्स ही मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं, मतलब ये रियलाइज होने के बाद भी, इस चीज का रियलाइजेशन होने के बाद भी कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसको अच्छे से चला सकती हैं, इसके बावजूद भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को सस्टेन किया गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हाथों में। यानी कि बहुत सारे ऐसे काम जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकती थी, वो अभी भी पब्लिक सेक्टर फर्म्स के हाथों में था और इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर फर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा और बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उनका परफॉर्मेंस दिन पे दिन गिरता गया और अंडर परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी गवर्नमेंट उन एंटरप्राइजेस को बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहां पे सोशल जस्टिस भी करना था। अगर उनको बंद करती तो इससे क्या होता कि जो एम्प्लॉयमेंट था, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था इकोनॉमी में, वो जनरेट होना बंद हो जाता। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एक समय मॉडर्न ब्रेड के नाम से ब्रेड आया करता था। आप समझिए, एक ब्रेड जैसी चीज को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चर कर रही थी, जो कि एक छोटा सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी जो है इसको बड़े आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकता था और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता, लेकिन फिर भी ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हाथों में था। और 2001 में कहीं जाके इस फर्म का प्राइवेटाइजेशन हो सका या प्राइवेट हैंड्स में इसको सेल किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत पुअर हो चुका था, बहुत खराब हो चुका था और इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि एक नई इकोनॉमी रिफॉर्म लाना जरूरी है और इस वजह से भी इंडियन गवर्नमेंट को एक नए इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में सोचना पड़ा। दूसरा कारण था डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट करने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को हमने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। इंपोर्ट्स में हम कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट नहीं करते थे और वहीं कंज्यूमर गुड्स को हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते थे। यानी कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता था, यानी कि दिन पे दिन हमारा फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट करता गया। वहीं
कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स जो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते थे और इस इंपोर्ट के बदले हमें पेमेंट करना होता था। तो हमारे रिसीट्स कम थे और पेमेंट्स ज्यादा थे, तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आ गया, यानी कि डेफिसिट देखने को मिला बीओपी में। और इस डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल डेटर से बहुत ज्यादा पैसा बोरो करना पड़ा और कुछ इंडिजीनियस बैंक से भी बहुत ज्यादा पैसा बोरो करना पड़ा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास इंडिया को जाना पड़ा, वहां से जो है फंड्स रेज करना पड़ा। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस होने की वजह से भी इंडियन गवर्नमेंट को ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। तीसरा जो कारण था वो था इन्फ्लेशनरी प्रेशर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 40 साल के लगातार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से उनके पास जो है बहुत ज्यादा इनकम आया था, उनके जेब में बहुत पैसा आया था और उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी जो थी अचानक से इंक्रीज कर गई थी। लेकिन जो आउटपुट थी इकोनॉमी की वो उस रेशियो में इंक्रीज नहीं की थी। तो जब लोगों के पास पैसा है और वो डिमांड कर रहे हैं और बाजार में चीजें मौजूद नहीं है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन आ जाता है। ये कंडीशन इन्फ्लेशन क्रिएट करती है। तो एक तरीके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर। किस चीज का प्रेशर था? आउटपुट बढ़ाने का। और मैंने पहले ही बताया कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो बिल्कुल ही पुअरली परफॉर्म कर रही थी। जो एक्सपेक्टेशन था, जो एक प्रोजेक्शन था इंडियन गवर्नमेंट का कि इतना आउटपुट होगा इकोनॉमी में, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसके बाद इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। एक गवर्नमेंट इकोनॉमी में डिफरेंट माध्यम से पैसे जनरेट करती है, जैसे टैक्सेशन हो गया या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रन करने से जो प्रॉफिट अर्न होता है, जो रेवेन्यू आता है उससे। ये तमाम मेथड्स है जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे जनरेट करती है। लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, तो जो मैनेजमेंट था रेवेन्यू का वो भी बहुत इनएफिशिएंट था। दूसरा, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। तो जैसे मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को यह पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी और जो डेफिसिट था उसको खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल डेटर्स या इंटरनेशनल मनी लैंडर से उधार लेना पड़ा और इसकी वजह से भी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ह्यूज डेट बढ़ता गया। और लास्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब चूंकि हमने इनवर्ड ट्रेड स्ट्रेटेजी अपना रखी थी, यानी कि हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था हमने, और जो हमारे यहाँ चीजें बनती थी उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी और उसके प्राइसेस बहुत हाई थे। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे कमोडिटीज की बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी, हमारे रॉ मटेरियल्स की बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी। तो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिसीट नहीं होता था, यानी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता था। इसकी वजह से दिन पे दिन हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डिप्लीट करता गया, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कुछ रॉ मटेरियल्स थे, कुछ ऐसे कमोडिटीज थे जिनको कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से हम अपने इंडस्ट्रीज को सस्टेन कर सकते थे। तो इसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट जो है, जो भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व था, वो इंपोर्ट्स के द्वारा जो पेमेंट रेज होता था उसको फुलफिल करने में चला जाता था। तो दिन पे दिन हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो डिप्लीट करता गया। एक समय ऐसा आ गया था 1990s में कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व रह गया था और वो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग थी। दिवालियेपन की स्थिति आ गई थी और इस सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार लेना पड़ा। तो इस तरीके से जुलाई 1991 में इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 2 हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहला जो था वो था स्टेबलाइजेशन मेजर्स, यानी कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इकोनॉमी को पहले स्टेबलाइज किया जाए इन टर्म्स ऑफ
बीओपी यानी कि जो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया था उसके टर्म्स में, और दूसरा जो इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गया था उसको स्टेबलाइजेशन करना। यानी कि जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे उसमें दो बातों पे ध्यान दिया गया, पहला करेक्टिंग ऑफ बीओपी और दूसरा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। बीओपी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो पेमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा थे इंस्टीड ऑफ रिसीट्स, यानी कि इंपोर्ट्स हमारा बहुत ज्यादा था और एक्सपोर्ट बहुत कम था, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट कर गया था और हम उन पेमेंट्स को नहीं कर पा रहे थे। दूसरा जो मिसमैनेजमेंट था इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, उसकी वजह से भी जो ये बीओपी में डेफिसिट आया था वो देखने को मिला था। तो इसको करेक्ट करना गवर्नमेंट की मेजर प्रायोरिटी थी। दूसरा इन्फ्लेशन क्यों आया था? क्योंकि 40 सालों के लगातार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से लोगों की जेब में पैसा आया था और उससे उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी थी, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा जनरेट हो गया था मार्केट में, लेकिन उस हिसाब से आउटपुट नहीं था इकोनॉमी में। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ था और इन्फ्लेशन को कम करना भी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। तो इन दो बातों पे ध्यान रखा गया। दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंडर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में सोचा गया और दूसरा अपने एफिशिएंसी को यानी कि इकोनॉमी के एफिशिएंसी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस से क्या मतलब है? इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस से मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा यानी कि हमारे इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता था, यानी कि जो कमोडिटीज बनती थी, जो गुड्स बनता था, उसका इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं था, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत पुअर थी। और हमें अपने इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से बनाना था कि पता चल सके कि भाई हम भी कोई आइडेंटिटी है इस पूरे ग्लोबल एरेना में। दूसरा इंप्रूविंग एफिशिएंसी, यानी कि जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा था इन सरकारी कंपनियों का या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, जिसमें पूरी आराम तलबी जैसी स्थिति बनी हुई थी, कोई भी काम नहीं करना चाहता था, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन को हम मीट नहीं कर पा रहे थे, जो रेवेन्यू जनरेशन का प्रोजेक्शन था उसको भी हम जनरेट नहीं कर पा रहे थे। पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है बोरोइंग्स पे चल रही थी, यानी कि हमारे ऊपर डेट्स बढ़ रहे थे, यानी कि वो बढ़ते बढ़ते एक ह्यूज अमाउंट हो गया था हमारे ऊपर और हमारी इकोनॉमी क्रैश करने की कंडीशन पे थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1991 में एक क्राइसिस आई थी और उस क्राइसिस की वजह से हमें इंटरनेशनल डेटर्स के पास जाना पड़ा, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार लेना पड़ा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की स्थिति आ गई थी। तो अपने इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना था, यानी कि जो भी काम है उसको टाइम से किया जाए, जो भी रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो और मैक्सिमम आउटपुट हो। अपने आउटपुट को बढ़ाना था ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जा सके। तो इस तरीके से इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए या अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत डिफरेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया और इन पॉलिसीज को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपको इस वीडियो में जो भी बातें समझ में आई या नहीं आई उसको कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, ताकि उन बातों को मैं अगले वीडियो में कवर अप कर सकूं। Till then, students, have a good day.